लेक्चर सीरीज़ हमारी शुरू की थी हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बीएससी पार्ट फर्स्ट की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट चल रही थी आयनिक सॉलिड्स। उसमें हमने पढ़ा था 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था पहले में हमने देखा था आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, उसमें रेडियस रेशियो रूल पढ़ा था। दूसरे लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम रेडियस रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं अलग अलग तरह की संरचनाओं के लिए। अष्टफल की संरचनाओं के लिए देखा था, चतुष्फल की संरचनाओं के लिए देखा था, हमने घनीय संरचनाओं के लिए देखा था। एक संरचना बाकी रह गई थी जो कि थी समतल त्रिकोणीय संरचना। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि समतल त्रिकोणीय संरचनाओं के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है। तो आज का टॉपिक है हमारा समतल त्रिकोणीय संरचनाओं के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना। समतल त्रिकोणीय किस तरह की संरचना होगी? कुछ इस तरह की संरचना होगी समतल त्रिकोणीय, जिसमें क्या होंगे, मान लो ये बीच में हमारा धनायन है और ये 3 क्या घेरे हुए से, एक तल में 3 ऋणायन से घेरे हुए हैं। तो हमें इस तरह की संरचनाओं के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना करनी है कि हम कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 हमारे ऋणायन है इनके केंद्रों को आपस में मिलाएं। तो हमें क्या मिल रहा है, एक त्रिभुज मिल रहा है, ट्राइंगल मिल रहा है। बीच में क्या है हमारा धनायन, इसके केंद्र से यहां पर एक लंब डालें और इसे यहां से मिला दें। तो इस तरह से हमारे पास अंदर एक क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है ABC। ट्राइंगल को हमने नाम क्या दे दिया, ABC। अगर आपको यहाँ क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं अलग से बनाकर दिखा दूं। इस तरह से एक ट्राइंगल बन रहा है ABC, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये है 90 डिग्री का, ये एंगल क्या है 90 डिग्री का। और ये जो एंगल है ये एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक है। ये एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या होगा, वो फॉर्मूला लगेगा cos 30। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो क्या होगा cos 30। यहां देखें ट्राइंगल में ये क्या कहलाएगा, ये आधार है, ये लंब है और ये क्या है, कर्ण हाइपोटेन्यूज है। बेस, एल्टीट्यूड, हाइपोटेन्यूज। तो cos 30 का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, यानी कि ये क्या हो जाएगा, cos 30 क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC। क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखें तो सबसे पहले हमें AB के, मान लो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा AB के किसके बराबर है। AB ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो डिस्टेंस है ये AB है। ये क्या था हमारा ऋणायन,
तो ये केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी, ऋणायन की त्रिज्या, यानी कि ए बी किसके बराबर हो जाएगा, आर माइनस के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही ए सी देखें, ये जो दूरी है ए सी, यहाँ से यहाँ तक देखें तो क्या है यहाँ पर, ऋणायन की परिधि यानी कि आर माइनस, और ये क्या है धनायन यानी कि क्या होगा आर प्लस। तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा, आर माइनस प्लस आर प्लस के बराबर हो जाएगा। इनको पुट कर दें हम फॉर्मूले में, वैल्यू को ए बी और ए सी की वैल्यू को किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो लिखें ए बी व ए सी के मान को समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा हमको, cos 30 बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है आर माइनस, ए सी की वैल्यू है आर माइनस प्लस आर प्लस, ठीक है। cos 30 की वैल्यू रखेंगे, क्या होती है cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 √3/2 बराबर आर माइनस अपॉन आर माइनस प्लस आर प्लस। तो क्या करेंगे, इसे यहाँ ले जाएंगे और 2 को यहाँ ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा √3 इंटू आर माइनस प्लस आर प्लस, और ये हो जाएगा 2 इंटू आर माइनस। इसको यहाँ छोड़ेंगे, √3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस प्लस आर प्लस बराबर 2/√3 आर माइनस, ठीक है। आर प्लस को इधर ही छोड़ेंगे, आर माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 आर माइनस माइनस आर माइनस। यहाँ से आर माइनस को कॉमन ले लें तो बचेगा क्या हमारे पास, 2/√3 -1। अब आर माइनस को वापस हम इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस अपॉन आर माइनस, और यही तो होता है हमारा त्रिज्यानुपात। कितना निकल कर आएगा, 2/√3 -1। ये आप कैलकुलेट कर निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा 1.1547 के कुछ समथिंग निकल कर आएगा, -1 करेंगे तो ये हमारे पास निकल कर आएगा 0.155 अप्रॉक्स हमने ले लिया, कितना अप्रॉक्स कितना ले लिया, 0.155। तो और यही क्या है हमारा त्रिज्या अनुपात है, किसके लिए, समतल त्रिकोणीय संरचनाओं के लिए। तो इस तरीके से हम समतल त्रिकोणीय संरचनाओं के लिए त्रिज्या अनुपात की, तो इस तरह से हम समतल त्रिकोणीय संरचनाओं के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना करते हैं। समझ में आया, क्या किया, समतल त्रिकोणीय संरचना बनाई, उसमें ये जो धनायन के केंद्र से यहाँ तक लंब डाला और एक छोटा ट्राइंगल बनाया, इसके केंद्र को इससे मिला दिया तो एक ट्राइंगल निकल कर आएगा। इसमें ये सामने वाला एंगल 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो हमने फॉर्मूला रखा cos 30 बराबर AB अपॉन AC। AB की वैल्यू निकाली हमने, AB क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कि क्या है, ऋणायन की त्रिज्या r माइनस, AC क्या है, ऋणायन की त्रिज्या प्लस धनायन की त्रिज्या r माइनस प्लस r प्लस। फॉर्मूले में रखकर कैलकुलेशन की तो हमें हमारा त्रिज्या अनुपात प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हम समतल त्रिकोणीय संरचनाओं के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना करते हैं। ठीक है, तो हमने त्रिज्या अनुपात पढ़ा, त्रिज्या अनुपात क्या होता है, त्रिज्या अनुपात नियम पढ़ा क्या होता है, यानी कि अगर हमें किसी संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात का पता हो तो हम बता सकते हैं कि उसकी संरचना यानी उसकी ज्योमेट्री, उस संरचना उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी या फिर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। हम क्या करेंगे, मान लो हमें धनायन और ऋणायन की त्रिज्या दी गई हैं तो हम उससे क्या निकालेंगे, त्रिज्या अनुपात निकालेंगे। फिर हमने जो सेकंड लेक्चर में या फर्स्ट लेक्चर में आपको एक टेबल बनवाई थी त्रिज्या अनुपात की, वहां से मिलान करेंगे। जहां पर भी मिलान कर रहा हो, अगर वो अष्टफलकीय से मिलान कर रहा है इसका मतलब संरचना कैसी होगी, अष्टफलकीय होगी, तो उसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम त्रिज्या अनुपात से समन्वय संख्या और ज्योमेट्री का निर्धारण कर सकते हैं और इसे ही क्या कहते हैं, त्रिज्या अनुपात नियम कहते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा त्रिज्या अनुपात, लेकिन हर जगह हम त्रिज्या अनुपात नियम को लगाकर संरचनाओं का पता नहीं कर सकते। बहुत सी जगह हम देखेंगे कि त्रिज्या अनुपात नियम
फॉलो नहीं होता है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं, एग्जाम्पल लूँ LiCl, LiBr। अगर इन लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड के लिए मैं त्रिज्या अनुपात निकालूं तो इनकी संरचना कैसी होनी चाहिए थी? अष्टफलकीय होनी चाहिए थी। लेकिन जब हम देखते हैं इनकी संरचना है कैसी? चतुष्फलकीय। यानी कि त्रिज्या अनुपात जो निकल कर आया वो तो अष्टफलकीय संरचना बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में इनकी संरचना तो अष्टफलकीय है ही नहीं। इसका मतलब ये जो त्रिज्या अनुपात है इसे हम पूरी तरह से रिलायबल नहीं समझते। हम हर जगह त्रिज्या अनुपात को लगाकर हम संरचनाओं को ज्ञात नहीं कर सकते। यानी कि इस त्रिज्या अनुपात नियम की कुछ सीमाएं हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? त्रिज्या अनुपात जब निकल कर आ रहा है तो संरचना भी वही होनी चाहिए, लेकिन फिर संरचना कुछ और क्यों हो जाती है, ज्योमेट्री कुछ और क्यों प्राप्त होती है? तो ये क्या होता है, ये हम अभी पढ़ेंगे कि किन कारणों की वजह से ऐसा होता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? त्रिज्या अनुपात नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमें त्रिज्या अनुपात से सही ज्योमेट्री का पता क्यों नहीं चल पा रहा है, क्या गलती हुई हमारे त्रिज्या अनुपात निकालने में और क्यों हुई, उसके बारे में हम देखते हैं। सीमाएं, सबसे पहली बात जिस पर त्रिज्या अनुपात निर्भर करता है वो है आयनिक त्रिज्या। अगर हमें त्रिज्या अनुपात निकालना है तो हमें किस चीज के बारे में पता होना चाहिए? हमें आयनिक त्रिज्याओं के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमारे पास धनायन और ऋणायन की त्रिज्या होंगी तभी तो हम त्रिज्या अनुपात निकाल पाएंगे, है ना। तो हमें त्रिज्या अनुपात के लिए आयनिक त्रिज्याओं का पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन होता क्या है, हम आयनिक त्रिज्याओं का सही कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। हम दो नाभिकों के बीच की दूरी तो ज्ञात कर सकते हैं, मतलब एक धनायन है एक ऋणायन है, आपस में कांटेक्ट में है, ये धनायन का केंद्र है ये ऋणायन का केंद्र है, तो दो नाभिकों के बीच की दूरी तो हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आयनिक त्रिज्या का सही निर्धारण हम नहीं कर सकते। जब हमें आयनिक त्रिज्या ही सही नहीं पता होंगी तो फिर उनसे त्रिज्या अनुपात जो निकल कर आएगा क्या वो ठीक होगा? जब हमें त्रिज्या ही सही पता नहीं चली तो त्रिज्या अनुपात भी सही प्राप्त नहीं होगा। तो फिर अगर त्रिज्या अनुपात गलत प्राप्त होगा तो ज्योमेट्री भी हमको क्या प्राप्त होगी? गलत प्राप्त होगी। तो एक्चुअल में वैसी ज्योमेट्री होगी ही नहीं। तो पहली कमी, पहली सीमा तो यही हो गई कि आयनिक त्रिज्या का सही निर्धारण हम नहीं कर सकते। तो पहली कमी क्या है इसकी? आयनिक त्रिज्या का सही निर्धारण नहीं किया जा सकता। अतः त्रिज्या अनुपात सही प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो पहली लिमिटेशंस तो ये हो गई। दूसरी लिमिटेशन, दूसरी सीमा क्या है? आयनिक आकार, यानी आयनों का आकार, ये भी इस पर भी त्रिज्या अनुपात डिपेंड करता है, आयनों के आकार पर। अभी तक आपने देखा होगा हमने जब कैलकुलेट किया था संरचनाओं के लिए त्रिज्या अनुपात, तो हमने आयनों को किसके रूप में लेके चले थे? हम ठोस गोले के रूप में लेकर चले थे, है ना। हमने क्या माना था? आयनों को स्फीयर, ठोस गोला माना था। लेकिन क्या एक्चुअल में आयन स्फीयर जैसे होते हैं क्या?
नहीं, आयन जो होते हैं वो प्रत्यास्थ होते हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं, विकृत होते हैं, ठोस गोले के रूप में नहीं होते। तो फिर हम उनका सही सही त्रिज्या अनुपात कैसे निकालेंगे, यानी कि अगर हम आयनों को ठोस गोले के रूप में लेकर चल रहे हैं तो उनकी त्रिज्या सही से निकाल सकते हैं, आयनिक त्रिज्या। लेकिन अगर वो विकृत हैं तो फिर विकृत मतलब अगर इस तरीके से है तो यहाँ से मैं त्रिज्या नापूंगी तो कम प्राप्त होगी, जबकि मैं यहाँ से त्रिज्या नापूंगी तो ज़्यादा प्राप्त होगी, यानी आयनिक त्रिज्या का मापन हम नहीं कर सकते। जब आयनिक त्रिज्या ही सही प्राप्त नहीं होगी तो फिर त्रिज्या अनुपात भी सही प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब आयनों के आकार पर त्रिज्या अनुपात निर्भर करता है, क्योंकि हम आयनों को क्या लेकर चलते हैं, ठोस गोले के रूप में, लेकिन वास्तव में वो कैसे होते हैं, विकृत होते हैं। तो दूसरी लिमिटेशन क्या हो गई, आयनों को ठोस गोले के रूप में मानते हैं, जबकि आयन विकृत होते हैं। अतः त्रिज्या अनुपात को मैं RR लिखती हूँ, अतः त्रिज्या अनुपात का निर्धारण सही नहीं हो पाता। तीसरी चीज जिस पर त्रिज्या अनुपात निर्भर करता है क्या है, बंध की प्रकृति, बॉन्ड नेचर। अगला फैक्टर क्या है जिस पर त्रिज्या अनुपात निर्भर करता है, वो है बंध की प्रकृति। हम क्या पढ़ रहे हैं, आयनिक ठोस पढ़ रहे हैं, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड है किससे बने हुए हैं, आयनों से बने हुए हैं। आयनों के बीच में क्या लगता है, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, यानी कि उनके बीच में जो बंध बनेगा वो कैसा होगा, आयनिक बंध होगा। लेकिन कोई भी बंध पूरी तरीके से आयनिक नहीं होता, यानी किसी भी बॉन्ड के अंदर 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं होते हैं, उसमें थोड़े या अधिक मात्रा में सहसंयोजक कैरेक्टर भी उपस्थित रहते हैं। लेकिन अगर हमें त्रिज्या अनुपात की गणना करनी है तो बंध पूरी तरह से क्या होना चाहिए, आयनिक होना चाहिए, यानी 100% उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर होने चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, कोई भी बंध पूरी तरीके से आयनिक नहीं होता। तो यानी कि जब बंध ही पूरी तरीके से आयनिक नहीं है तो हमें त्रिज्या अनुपात का भी सही निर्धारण नहीं कर सकते, है ना। तो बंध की प्रकृति पर भी त्रिज्या अनुपात जो है वो निर्भर करता है। तो अगला फैक्टर क्या लिखेंगे हम, त्रिज्या अनुपात की गणना के लिए बंध पूरी तरह आयनिक होना चाहिए, जबकि कोई भी बंध पूरी तरह आयनिक नहीं होता, उसमें थोड़े या अधिक सहसंयोजक लक्षण मौजूद होते हैं। यानी कि जब बंध ही पूरी तरीके से आयनिक नहीं है तो त्रिज्या अनुपात सही कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से जो त्रिज्या अनुपात है वो सही प्राप्त नहीं हो पाता, और इसीलिए हम कभी कभी संकुलों की जो हमारे पास जो क्रिस्टल बन रहे हैं उनकी संरचनाओं का सही निर्धारण
नहीं कर पाते, क्योंकि हमें त्रिज्या अनुपात के मान सही प्राप्त नहीं हुए इन्हीं रीजंस की वजह से। इसके अलावा एक रीजन और है कि आयन हमेशा किस व्यवस्था में होने चाहिए, सीमांत व्यवस्था में होनी चाहिए। त्रिज्या अनुपात की गणना करनी है, सीमांत व्यवस्था क्या होती है, कुछ इस तरीके की व्यवस्था, यानी कि जो धनायन है, धनायन जो है वो ऋणायनों से सटा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा ऋणायन भी आपस में क्या होने चाहिए, पास पास होने चाहिए। इस तरह की व्यवस्था क्या कहलाती है, सीमांत व्यवस्था, लिमिटिंग कंडीशन कहलाती है। लेकिन हम जानते हैं धनायन और ऋणायन के बीच में तो आकर्षण होगा, वो तो पास पास आ सकते हैं, लेकिन एक ऋणायन दूसरी ऋणायन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और अगर प्रतिकर्षण होगा तो इस तरह की व्यवस्था में आयनों का रह पाना क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऋणायन ऋणायन के बीच में प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होगा। तो हमें अक्सर अगर हम देखें सीमांत व्यवस्था, त्रिज्या अनुपात निकालना है तो सीमांत व्यवस्था चाहिए, लेकिन वो हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि ऋणायन ऋणायन को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो जब हमें प्रॉपर सीमांत व्यवस्था नहीं मिलेगी तो हम त्रिज्या अनुपात भी सही सही कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा त्रिज्या अनुपात निर्भर करता है। अगर इनमें किसी में भी एक त्रुटि मिल जाती है तो हम त्रिज्या अनुपात का सही सही निर्धारण नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेशन नंबर भी सही सही नहीं बता पाते। इसीलिए हम जो त्रिज्या अनुपात नियम है उसका बहुत ज़्यादा व्यापक तौर पर उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां रह गई हैं। ठीक है, तो ये था त्रिज्या अनुपात, प्रभाव और उसकी कमियां और उनके हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है आयनिक संरचनाएं। मैंने बोला फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आयन क्या करते हैं, इनके बीच में प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, जुड़ते जाते हैं और एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। अब जालक बना है, लैटिस बना है, तो उसके अंदर आयनों की कोई ना कोई व्यवस्था तो रही होगी। तो ये नहीं व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिस्टल के अंदर आयन आखिर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, किस तरह की व्यवस्था में रहते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं, त्रिज्या अनुपात नियम पढ़ लिया, अब हम देखेंगे आयनिक संरचनाओं के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आयनिक संरचनाएं, आयनिक स्ट्रक्चर। आयनिक संरचनाएं, आयनिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं। आयनिक स्ट्रक्चर जैसा कि जस्ट अभी बताया मैंने कि जो क्रिस्टल होते हैं उनके अंदर आयनों की कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, निश्चित व्यवस्थाओं के अंतर्गत व्यवस्थित होते हैं आयन्स। तो उन्हीं व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ना है कि आखिर क्रिस्टल के अंदर किस किस तरह की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। अलग अलग तरह के क्रिस्टलों में अलग अलग तरह के अरेंजमेंट होते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है आयनों का संकुलन, पैकिंग ऑफ आयन्स। आयनों का संकुलन, पैकिंग ऑफ आयन्स क्या होती है भाई, ये संकुलन क्या होता है, पैकिंग ऑफ आयन्स क्या है। मान लो ये एक कमरा है, ठीक है, मुझे इसके अंदर आयन भरने, आयनों को मैंने किसके रूप में माना है, ठोस गोले के रूप में। तो मैं कह सकती हूँ आयनों को फुटबॉल की तरह मान सकती हूँ, फुटबॉल या कोई बॉल है बड़ी सी, फुटबॉल की जैसे मानना है। तो मुझे आयनों को इस कमरे में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि वो कम से कम स्थान घेरें, है ना।
तो इस तरह से जो व्यवस्था की जाती है आयनों की, उसे क्या कहते हैं हम? संकुलन कहते हैं। और संकुलन, जो आयनों का संकुलन है वो अलग अलग तरीके से होता है, उसमें कई तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, अलग अलग तरीके से आयन व्यवस्थित होते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है कि आखिर कितनी कैसी कैसी पैकिंग होती है आयनों की, किस तरह से संकुलन होता है, क्रिस्टल के अंदर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। तो अगर हमें संकुलन पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? 3 तरह के स्ट्रक्चर हम देखेंगे, 1D, 2D और 3D। 1D अगर 1D में देखें तो 1D में संकुलन किस प्रकार होगा, 2D में संकुलन किस प्रकार होगा और 3D में संकुलन किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले हम 1D में देखेंगे, 1 डायमेंशन। 1D का मतलब क्या है? 1 डायमेंशन। जैसे हमारी 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ऐसे देखें, जो ऊपर की तरफ होगी जेड, जो सामने की तरफ होगी वो वाई, और जो इधर साइड जा रही है ये कौन सी है? एक्स एक्सिस। तो 3 तरह की एक्सिस होती हैं, जेड, एक्स, और जो सामने की तरफ होगी वो वाई एक्सिस है। तो अगर हम आयनों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि वो किसी एक अक्ष के अलोंग जाएं, यानी कि मान लो हमें आयनों को एक्स अक्ष के अलोंग व्यवस्थित करना है, तो इस तरह की जो व्यवस्था होगी वो क्या कहलाएगी? 1D संकुलन कहलाएगी, 1D पैकिंग कहलाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1D संकुलन किस प्रकार होता है, 1D पैकिंग किस प्रकार होती है। तो अगर मैं आपको कहूं कि आपको केवल एक अक्ष के अलोंग आयनों को व्यवस्थित करना है तो किस प्रकार से व्यवस्थित कर पाएंगे आप? तो आप कहेंगे अगर मुझे एक अक्ष, मान लो ये एक्स एक्सिस है, मुझे इसके अलोंग आयनों को व्यवस्थित करना है तो मैं आयनों को केवल एक लाइन के रूप में ही दिखा सकती हूँ, है ना। तो यानी कि जब 1D संकुलन होगा तो आयन किसके रूप में व्यवस्थित होंगे? कैसे व्यवस्थित होंगे? लीनियरली, यानी एक आयन से जुड़ा हुआ दूसरा आयन केवल इसी तरह व्यवस्थित कर सकते हैं। मान लो अगर मैंने इसको नीचे बढ़ा दिया तो फिर ये 1D नहीं रह जाएगा, सामने की तरफ बढ़ा दिया 1D नहीं रह जाएगा। एक्स एक्सिस तो ये थी, अगर मैं इसे सामने की तरफ बढ़ाऊंगी तो एक्स के साथ साथ कहाँ बढ़ेगा? वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कैसे में चेंज हो जाएगा? 2D में। तो जो 1D स्ट्रक्चर होते हैं, जो 1D संकुलन होता है वो कैसा होता है? लीनियर, रेखीय होता है। कैसा होता है? ये क्या है? रेखीय। एक आयन कितने आयनों से घिरा हुआ है? किसी भी एक आयन को ले रहे हैं, मान लो ये वाला आयन ले लिया, हमें इसको देखना है कि ये किसका समन्वय संख्या कितनी है। तो हम देखें एक इस आयन इधर है इसके आयन और एक इस तरफ है इसके आयन, यानी कि ये कितने आयनों से घिरा हुआ है? 2 आयनों से। यानी कि जब 1D संकुलन होता है तो यहाँ पर एक आयन कितने आयनों से घिरा रहता है? कितने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहता है? 2। तो इसकी समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस तरह की जो व्यवस्था है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं 1D संकुलन। 1D संकुलन, ठीक है। जिस प्रकार 1D संकुलन होता है ऐसे ही होता है 2D में, 2 डायमेंशन, यानी कि ये किसी 2 अक्ष पर होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, या एक्स एक्सिस जेड एक्सिस में, या जेड या वाई एक्सिस के अलोंग, किन्हीं 2 एक्सिस के अलोंग जब हम आयनों को रखते जाएं तो जो व्यवस्था हमें प्राप्त होगी वो कैसी होगी? 2D व्यवस्था होगी। लेकिन 2D व्यवस्था 2 तरीके से हो सकती है। 2D व्यवस्था 2 तरीके की होती है। एक तो होता है वर्गाकार संकुलन। कैसा होता है? वर्गाकार संकुलन। वर्ग माने स्क्वायर, वर्ग, यानी कि अगर मैं आयनों को इस प्रकार व्यवस्थित करूं, अभी ये कैसी व्यवस्था है? 1D, 2D नहीं है, अभी केवल एक लाइन के रूप में रखे हैं मैंने, तो ये कैसी व्यवस्था है? 1D है। अब मुझे 2D व्यवस्था रखनी है तो मैं क्या करूं? मैं एक काम कर सकती हूं, आयन के नीचे आयन, आयन के नीचे एक आयन के नीचे आयन, इस प्रकार से व्यवस्थित करूं कि एक आयन के नीचे दूसरा आयन आए। ये जो व्यवस्था है इसे हम क्या कहते हैं? वर्गाकार संकुलन कहते हैं। यहाँ पर क्या है? एक आयन के नीचे दूसरा आयन है, यानी कि एक लाइन, यहाँ से देखें एक लाइन में जा रहे हैं, यहाँ से देखें एक लाइन में जा रहे हैं। एक आयन के नीचे दूसरा आयन, सभी आयन क्या है? एक दूसरे के नीचे हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है इसे क्या कहते हैं? वर्गाकार संकुलन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं
स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड, शॉर्ट फॉर्म में SCP, स्क्वायर क्लोज पैक्ड व्यवस्था। अगर हम यहाँ पर आयनों को देखें तो सभी आयन कैसे हैं, एक जैसे हैं, यानी कि ये एक लाइन में व्यवस्थित है। ये आयन्स भी क्या है, बिल्कुल इन्हीं की तरह है। एक आयन के नीचे दूसरा आयन है, यानी कि दोनों आयन क्या है, सेम है। इस आयन के नीचे ही दूसरा आयन है, यानी कि ये भी क्या है, सेम है। तो सारे आयन्स कैसे हैं, एक जैसे हैं, सेम है। तो मैं इस तरह की व्यवस्था को क्या कह सकती हूँ, ये भी A टाइप है। अगर ये A टाइप है तो ये भी तो A टाइप ही है, सेम व्यवस्था है, सेम व्यवस्था में रखे हुए हैं, आयन के नीचे आयन रखे हुए हैं, तो ये क्या है, A। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसे हम क्या कहते हैं, A टाइप अरेंजमेंट। यानी कि ये किससे बनता है, सारे के सारे एक ही तरह के आयनों से बनता है। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप आगे देखेंगे, आपने सॉलिड स्टेट कभी पढ़ी हो 12th में, तो आपने देखा होगा कि ये जो A टाइप अरेंजमेंट है ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, 2D में। A टाइप अरेंजमेंट तो 3D में भी होता है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा 2D का है और कौन सा 3D का है। तो यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा ये A टाइप अरेंजमेंट है किसमें, 2D में। 2D में और 3D में भी हम देखेंगे, वहां पर भी A टाइप अरेंजमेंट होता है। तो एक तो हम इस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं आयनों को कि आयन के नीचे आयन, आयन के नीचे आयन रखें। दूसरा तरीका यह है कि हम आयनों को अलग तरीके से व्यवस्थित करें, मतलब यहां हमने क्या रखा था, एक आयन के नीचे दूसरा आयन रखा था। लेकिन अगर हम यहां पर क्या करें, यहां पर हमें चेंज करना है थोड़ा सा, हमें ऐसे एक के आयन के नीचे दूसरा आयन नहीं रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम ना क्या करेंगे, हम दो आयनों के बीच में दूसरे जो आयन रखेंगे हम नया, वो कहां रखेंगे, दो आयनों के बीच में रखेंगे। इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे। इस प्रकार से व्यवस्थित करें, यानी कि हमने आयन को क्या रखा है, एक आयन को दूसरे आयन के, दो आयनों के बीच में। ये दो आयन थे, इनके बीच में एक आयन, ये दो आयन थे, इनके बीच में एक आयन, ये दो आयन थे, इनके बीच में एक आयन। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है आयनों की, इसमें अगर हम देखें किसी एक आयन को ले लें, हमेशा हम उस आयन को लेते हैं जो मैक्सिमम साइड से घिरा हुआ हो। यानी कि हम बीच में से कोई एक आयन ले लें, मान लो हमने ये वाला आयन ले लिया। अब हमें देखना है कि ये कितने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो हम देखें ये आयन कितने आयनों से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो बीच वाला आयन है अपने आसपास कितने आयनों से घिरा हुआ है, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी इसकी 6। और अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, ये षटकोण बन रहा है ना, हेक्सागन बन रहा है, षटकोण। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, शॉर्ट फॉर्म में से बोलते हैं HCP। ये भी HCP है। हम 3D में आगे हम 3D पढ़ेंगे, वहां पर भी HCP स्ट्रक्चर आएगा। लेकिन ये HCP कौन सा है, ये 2D वाला HCP है। वहां हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा HCP होगा, 3D वाला HCP होगा।
तो 2D में दो तरह के संकुलन पॉसिबल है, एक तो वर्गाकार संकुलन और एक है हमारा हेक्सागोनल संकुलन, षटकोणीय संकुलन। वर्गाकार में देखें तो यहाँ पर एक क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, आप कहें कि एक आयन का हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, मान लो ये वाला आयन ले लिया हमने, हमें इस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो हम देखें कितने आयनों से घिरा हुआ है, क्या बन रहा है यहाँ पर, वर्ग बन रहा है, 1 2 3 4, यानी कि एक आयन कितने आयनों से घिरा हुआ है, 4 आयनों से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर एक वर्ग बन रहा है, इसलिए ये वर्गाकार संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैक्ड। यहाँ पर क्या बन रहा है, षटकोण बन रहा है, इसलिए ये क्या है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड। तो ये होता है 1D में संकुलन। 1D में कैसे होते हैं, रेखीय, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2। 2D में दो तरह के संकुलन होते हैं, एक तो होता है वर्गाकार संकुलन और एक होता है हमारा षटकोणीय निबिड़ संकुलन। यानी कि एक में होता है वर्ग बनते हैं और एक में क्या बनते हैं, षटकोण बनते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ पर है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब इसी तरह से हम देखेंगे कि 3D में आयनों का संकुलन किस प्रकार होता है। देखेंगे 3D में संकुलन। वन डी में देख लिया हमने, 2D में देख लिया, अब हम किस में देखेंगे, 3D में देखेंगे। 3D में किस प्रकार का संकुलन पाया जाता है। तो 3D में अगर हम संकुलन देखें तो दो तरीके का होता है, एक होता है HCP और एक होता है CCP, या इसे FCC भी बोलते हैं। HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड, षटकोणीय, ऐसे यूं बोलूं, हेक्सागोनल क्लोज्ड षटकोणीय निबिड़ घन संकुलन, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड षटकोणीय निबिड़ घन संकुलन। ये किस तरीके का संकुलन होता है देखते हैं। HCP अभी हमने 2D में भी देखा, 2D में भी एक HCP संकुलन था, लेकिन वो कैसा था, 2D वाला था। अब यहाँ पर हम वही संकुलन पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ, 3D में। वहां देखा था HCP संकुलन किस प्रकार का होता है, AB टाइप। तो यहाँ पर भी कैसा होता है, AB टाइप का होता है HCP संकुलन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वहां पर क्या था, इस तरीके से हमने देखा था। वहां पर बीच वाले आयन को कितने आयन घेरे हुए थे, 6 आयन घेरे हुए थे। इसी में क्या बन रहा था, यहाँ पर षटकोण बन रहा था, हेक्सागन बन रहा था। तो ये मान लो ये है हमारी ए लेयर,
ठीक है, ये क्या है हमारी ए लेयर है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो हम यहाँ पर आयनों को किसके रूप में लेके चल रहे हैं, स्फीयर, बॉल के रूप में लेके चल रहे हैं। अगर आप 3 बॉलों को एक साथ रखेंगे एक प्लेन में, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, तो आप देखोगे कि बीच में कुछ ना कुछ जगह खाली बचेगी, है ना, छोटी सी जगह, थोड़ी सी जगह क्या रहेगी, बीच में खाली रहेगी। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें, ये जो आयन रखे हुए हैं तो बीच में थोड़ी सी जगह क्या है, खाली बची हुई है। इसी खाली जगह को हम क्या कहते हैं, अंतराल, या क्या कहते हैं, इसे वॉइड कहते हैं। क्या है ये, वॉइड, या हिंदी में बोले अंतराल, अंतराल है, वॉइड है। तो अगर यहाँ पर मैं देखूं 6 आयन घेरे हुए हैं तो वॉइड भी कितनी होंगी, 6 होंगी। मान लो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर 2 तरह की वॉइड बना देती हूँ। एक तो वॉइड है जिनको मैं डार्क से बना रही हूँ, ये ऐसी वॉइड है, ये एक तरह की वॉइड है। 3 वॉइड तो ये हो गई, ठीक है। एक वॉइड है जिनको मैं क्रॉस से दिखा रही हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पर कितनी वॉइड है, 6 वॉइड है। एक तो वॉइड ऐसी है जिनको मैंने डार्क से दिखाया है, और 3 वॉइड ऐसी हैं जिनको मैंने किससे दिखाया है, क्रॉस से दिखाया है। समझिएगा, 2 तरह की वॉइड है, एक को डार्क से दिखाया है मैंने, एक को क्रॉस से दिखाया है आपको समझाने के लिए कि ये किस तरह की व्यवस्था है। तो ये आपको दिख रहा है ये ऐसा है, लेकिन ये ऐसा ना होकर के क्या है, प्लेन के बाहर होगा। 6 एटम ऐसे होंगे, बीच में एक एटम और उसको चारों ओर से घेरे हुए 6 एटम। तो 3 और 3 6 वॉइड भी बन रही होंगी उनके बीच में। तो क्या होगा, जो हमारी बी लेयर होगी वो कैसी होगी, बी लेयर होगी। तो इनमें से किन्हीं 3 वॉइड को ढक रही होगी। मान लो हमने ये वाली वॉइड ले ली, क्रॉस वाली वॉइड, तो ऐसे होगी तीसरी लेयर। जो तीसरी लेयर के जो दूसरी लेयर के जो एटम होंगे, बी लेयर, ये कौन सी लेयर कहलाएगी, बी लेयर। तो इस बी लेयर के जो एटम होंगे वो क्या होंगे, किन्हीं 3 वॉइड्स को ढक रहे होंगे, है ना, किन्हीं 3 वॉइड्स को ढक रहे होंगे। यानी कि एक एटम होगा, ये 3 एटम है, यहाँ पर एक वॉइड है, तो एक एटम तो होगा यहाँ, ठीक है। एक एटम होगा यहाँ पर और एक एटम होगा यहाँ पर। तो कुछ इस तरह की व्यवस्था होगी। ये एक लेयर है पीछे वाली, उसकी जो 3 वॉइड है उनको इस तरीके से 3 एटम ढके हुए हैं। ये 3 वॉइड, क्रॉस वाली जो 3 वॉइड है आप देख सकते हैं, जो क्रॉस वाली 3 वॉइड है उनके ऊपर 3 एटम रखे हुए हैं। ये कौन सी लेयर है, बी लेयर है। ए लेयर ये बनी, ये बी लेयर, ये वाले एटम मैंने यहाँ रख दिए, ठीक है। अब क्या होगा, बी लेयर के नीचे वापस से क्या आएगी, बी लेयर के नीचे वापस से क्या आएगी, ए लेयर, फिर से ए लेयर आएगी। यानी कि एक एटम रहेगा, वापस से ए लेयर, फिर ए लेयर के बाद क्या आएगी, वापस से बी लेयर। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है, ए बी ए बी ए बी, इस तरह से क्या होगा, एक 3D स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। लेयर से लेयर मिलती जाएंगी, 3D स्ट्रक्चर बनता जाएगा। तो जो इस तरह की व्यवस्था होती है इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, HCP। आपको और अच्छे से दिखाई दे इस तरीके से भी दिखा सकते हैं हम इसे, या फिर हम इसे इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये है हमारा, ठीक है। 3 तरह की वॉइड दिखाऊं मैं केवल। मान लो एक वॉइड तो ये है जिनको मैं डार्क कर रही हूं, ये वॉइड है, ठीक है। 3 वॉइड को मैंने डार्क से दिखाया और 3 वॉइड है जिनको वाइट से दिखाया हुआ है, जिनके बीच में कोई भी एटम मौजूद, जिनको मैंने फिल नहीं किया है। ये खाली जो वॉइड है ये एक तरह की वॉइड है, ये दूसरी तरह की वॉइड है। तो ये जो ब्लैक वॉइड है 3 एटम तो इनको ढके हुए होंगे, ठीक है। मान लो ये ए लेयर है, ये क्या है हमारी बी लेयर है। अब वापस से क्या आएगी, ए लेयर आएगी। तो ए लेयर क्या होगी, ये 3 एटम को उठा के मैं इसके ऊपर रख दूं 3 एटम के नीचे, तो जो बी लेयर आएगी वो क्या होगी, जस्ट मैंने जहां पर ये ए लेयर रखी बिल्कुल उसी के नीचे, यानी
बी लेयर भी जो बी लेयर के बाद जो वापस से ए लेयर आएगी वो कहाँ पर आएगी, बिल्कुल इसकी रेप्लिकेट होगी, बिल्कुल ऐसी ही लेयर आएगी जो एक दूसरे को क्या कर रही होगी, एक्लिप्स कर रही होगी। एक्लिप्स मतलब एक दूसरे को ढकी हुई होगी। मान लो ये 6 एटम्स की लेयर है तो 3 एटम्स की लेयर ये रही, तो उसके नीचे वाली लेयर भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी है। ऐसा नहीं होगा कि एक लेयर ऐसी हो तो दूसरी लेयर अपोजिट आ जाए ना, क्या होगी, अगर ये ऊपर वाली लेयर इस डायरेक्शन में है, ए है, तो जो बी के बाद जो तीसरी लेयर आएगी वो भी क्या होगी, ए होगी। यानी इन्हीं 3 वॉइड को, अगर ये लेयर ऊपर वाली ये ब्लैक 3 वॉइडों को ढक रही है तो जो बी लेयर के बाद जो तीसरी लेयर आएगी ए, वो भी क्या करेगी, बी ये जो ब्लैक वाली वॉइड है इन्हीं को ढकेगी। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है इसे हम क्या कहते हैं, HCP कहते हैं, AB टाइप व्यवस्था। ठीक है, जैसे HCP होती है इसी से मिलती जुलती CCP होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है वहां पर। क्या डिफरेंस होता है देखते हैं। मैं अच्छे से बना दूं ताकि आप वापस देखें इसे तो आपको समझ में आ जाए। इस तरह से AB टाइप व्यवस्था। CCP में देखें, CCP का मतलब है क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, या FCC भी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस या फिर क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दोबारा लिख देती हूँ, थोड़ा साइड में बना देती हूँ। CCP या इसे बोलते हैं FCC, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड, या इसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस भी कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं। इसे हिंदी में घनाकार घनतम संकुलन कहते हैं। यहां पर क्या होता है, जैसे हमने HCP में देखा ये कैसा होता है, AB टाइप अरेंजमेंट होता है, वैसे ही जो CCP होता है ये ABC टाइप का अरेंजमेंट होता है। यानी कि यहाँ पर तीनों लेयर अलग अलग होती हैं, A लेयर, फिर B लेयर, उसके बाद C लेयर, जैसा कि हमने यहाँ बनाया था। हम देखें, ये है एक हेक्सागोनल लेयर, एक तो 6 एटम की हेक्सागोनल लेयर होगी, षटकोणीय लेयर होगी। ये क्या होगी, इस तरीके से होगी। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, हमारे पास 3 तरह की वॉइड थी। 3 तरह की वॉइड को मैंने 2 तरह की वॉइड थी, उनको मैंने 2 तरीके से दर्शाया था। एक को तो ब्लैक से और दूसरों को मैंने कैसे दर्शाया था, क्रॉस से दर्शाया था। तो HCP में क्या था कि जो तीनों एटम थे वो कहाँ थे, एक तरह की लेयर को ढके हुए थे। अगर बीच में ये जो लेयर है, जो जिस ट्रायंगल जो बन रहे हैं, डबल स्टार जैसा जो आपको दिख रहा है, वो है हेक्सागोनल लेयर। ठीक है, हेक्सागोनल एटम्स की षटकोणीय लेयर। उसके ऊपर ये जो 3 वॉइड थी उनके ऊपर 3 एटम रखे हुए हैं। फिर क्या होगा, वापस से एक और लेयर आएगी, ये भी कहाँ होगी, इन्हीं एटम्स, इन्हीं वॉइड को ढके हुए होगी, इन्हीं अंतरालों को ढके हुए होगी। तो क्या होगा, पहले A लेयर होगी,
फिर ये वाली जो स्टार मार्क्ड है वो बी लेयर होगी, फिर उसके बाद वापस से क्या होगी, ए लेयर होगी, जो नीचे की तरफ होगी, जो अंदर की साइड गोले बने हुए वो क्या है, ए लेयर। तो इस तरह की जो व्यवस्था थी वो HCP में थी, यानी कि एक तरह की वॉइड तो ढकी हुई होती है दोनों साइड से, ऊपर से भी ढकी हुई होती है और नीचे से भी ढकी हुई होती है एटम से। लेकिन CCP में क्या होगा, CCP में क्या होगा, यहां पर भी दो तरह की वॉइड है, तो क्या होगा, एक लेयर के एटम तो एक तरह की वॉइड को ढकेंगे और दूसरी लेयर के एटम जो होंगे वो दूसरी तरह की वॉइड को ढके हुए होंगे, यानी कि यहाँ पर कोई भी वॉइड खाली नहीं होगी, फ्री नहीं होगी, दोनों तरह की वॉइड क्या होंगी, एटम से ढके हुए होंगी। ऊपर वाली लेयर एक तरह की वॉइड को ढकेगी, नीचे वाले 3 एटम जो होंगे वो दूसरी तरह की वॉइड को ढकेंगे। यानी कि अगर ये हेक्सागोनल वॉइड्स हैं, 6 एटम रखे हुए हैं, उनके बीच में एक सेंट्रल एटम है, उनके बीच में ये क्या है, वॉइड है, अंतराल है, तो क्या होगा, 3 एटम जो होंगे वो इन 3 वॉइड्स को ढके हुए होंगे। ऐसे ही नीचे वाली लेयर में 3 एटम होंगे जो बची हुई 3 थी, इस वाली वॉइड को, एक इस वाली वॉइड को और एक नीचे वाली वॉइड को ढके हुए होंगे, यानी कि यहाँ पर कोई भी वॉइड खाली नहीं होगी, सारी की सारी वॉइड जो होंगी वो एटम्स से ढकी हुई होंगी। तो इसीलिए इस तरह की जो व्यवस्था है वो ABC टाइप कहलाती है। मान लो ये ए लेयर है तो ये क्या होगी, बी लेयर, और ये होगी सी लेयर, क्योंकि ये अलग तरह की वॉइडों को ढक रही है, ये अलग जगह पर मौजूद है, इसलिए ये क्या है, सी लेयर। ये एक अलग तरह की लेयर है तो ये है बी लेयर, और ये अलग तरह की वॉइड्स को ढके हुए है, यानी एक अलग लेयर बनाएगी तो ये है ए लेयर। तो ABC इस तरह से रिपीट होते जाएंगे और एक क्या बना लेंगी, एक क्रिस्टल लैटिस का निर्माण करेंगे, क्रिस्टल का निर्माण करेंगी। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है वो कहलाती है CCP, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। या फिर अगर मैं इसे दिखाऊं, आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, इस तरह से ये हेक्सागोनल लेयर है, मान लो ये ए है, तो 3 तरह की वॉइड होंगी, तो एक तो एटम इस तरीके से व्यवस्थित होंगे, ये बी लेयर हो जाएगी, ठीक है, और 3 एटम होंगे इसके अपोजिट, ये अगर ऐसे है तो दूसरी लेयर ऐसी होगी, तो ये ए, ये बी, ये सी, वापस से ये कौन सी लेयर आ गई, वापस से ये ए लेयर आ गई। तो इस तरह से ये रिपीट होती जाएगी ABC टाइप अरेंजमेंट। तो इसे हम कहते हैं CCP, और इसे ही CCP को ही क्या हम कहते हैं, हम FCC भी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। आगे हम देखेंगे SCC, FCC, BCC किस तरह के अरेंजमेंट होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तब हम देखेंगे कि ये जो FCC होता है वो कुछ और नहीं होता है, बल्कि वो किस तरह का अरेंजमेंट होता है, ABC टाइप अरेंजमेंट ही होता है, यानी कि वो CCP ही होता है। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि HCP, CCP, FCC के बारे में, और हम देखेंगे कि ये जो हमारे जो डेली यूज में हम देखते हैं, कुछ सॉल्ट्स देखते हैं जैसे NaCl है या CHCl है, तो इनके अंदर किस तरह के आयनिक स्ट्रक्चर हैं, यानी कि आयंस किस प्रकार की व्यवस्थाओं में व्यवस्थित हैं, वो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।